गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास इकोनॉमिक्स का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, ये उसका सेकंड वीडियो है। और इससे पहले हमने बात की थी कि स्वतंत्रता से पहले या 1947 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। इस चैप्टर में हमने कहा था कि हम 2-3 क्षेत्रक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आर्थिक विकास की स्थिति क्या थी। तो हमने उसके काफ़ी सारे रीज़न बताए थे कि भारत का जो व्यापार था वो विदेशों में काफ़ी कम दामों पर ले जा करके और उन्हीं के देश में अधिक कीमत पर बेचा करते थे। इसके बाद हमने भारत में कृषि में गतिहीनता के कारण पढ़े और उसके कारण थे राजस्व व्यवस्था, कृषि उत्पादकता में कमी, दोषपूर्ण भू व्यवस्था, कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, ये कुछ इसके कारण थे। आज हम देखने वाले हैं 1947 तक औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या थी। तो मैं इसको रीड करना शुरू कर रही हूँ, आप लोग इसी में पॉइंट्स बनाएंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर क्षेत्र में आपको इस चैप्टर में धीमे आर्थिक विकास के बारे में ही बताना है, या हर क्षेत्र की हम समस्याएं ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए इसमें औद्योगिक क्षेत्र, कृषि की तरह औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं करवा रहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उद्योगों की स्थापना करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा यानी कि निवेश करना ज़रूरी होता है, और आपके देश में एक आधारिक संरचना होनी चाहिए, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, बैंकिंग व्यवस्था, ये मजबूत होने चाहिए। तो उस समय पर तो हमारे पास ये सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए जो औद्योगिक क्षेत्र है वो बहुत ही निम्न विकास कर रहा था। ठीक है, देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्पकलाओं का पतन हो रहा था, लेकिन उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की संरचना नहीं होने दी गई। भारत के इस विऔद्योगीकरण के पीछे, अब यहाँ पर एक शब्द आया है विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण का मतलब, हमने पहले भी कहा था कि भारत में कच्चा माल तो था, लेकिन वो जो विदेशी थे या ब्रिटिश लोग थे वो अपने देश में ले जाते थे और अपने देश में वस्तु निर्मित करके उन्हें ऊंची दामों पर बेचा करते थे, जिससे भारत को नुकसान हो रहा था। और साथ में वो ये चाहते थे कि भारत में उद्योग विकसित ना हो पाए, क्योंकि मान लीजिए अगर भारत में उद्योग विकसित हो गए तो भारत में जो हम व्यापार करते हैं वस्तुओं का वो नहीं करेंगे, तो इससे जो विदेशी कंपनियां हैं उनको नुकसान होगा। तो अंग्रेज़ ये चाहते थे कि भारत अपना कच्चा माल विदेशों को देता रहे और खुद के देश में हम उद्योग धंधे स्थापित भी ना कर पाएँ। ठीक है, तो इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का डबल उद्देश्य था। पहला ये कि एक तो वो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड में जो उद्योग धंधे फल फूल रहे थे, उनके लिए जो कच्चा माल आएगा वो कहाँ से आता रहे? हमेशा भारत से आता रहे। ये उनका उद्देश्य था। दूसरा, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए जो भारत को ही एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। अब आप यहाँ पर देखिए, ये लोग क्या कर रहे थे कि भारत से कच्चा माल ले जा करके अपने देश में बना रहे हैं और बना करके क्या कर रहे हैं, वापस भारत में ही बेच रहे हैं। तो एक तरह से वो वाली बात हो गई कि आप अपने घर में किराएदार बन करके रह रहे हैं, अपने घर का किराया दे रहे हैं, या अपने घर की वस्तुओं के लिए आप वापस पैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। तो ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं का पतन हो गया, क्योंकि उस समय पर हमारे भारत में शिल्पकला काफ़ी फल फूल रहा था। जहाँ एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात के द्वारा पूरा किया गया। समझ में आई बात? औद्योगिक क्षेत्र में निम्न विकास के कारण क्या थे कि जो ब्रिटिश कंपनियां थीं वो भारत से अपने डबल उद्देश्य पूरे करना चाहती थी। पहला तो ये वो चाहते थे कि कच्चा माल भारत से हमेशा आता रहे, और दूसरा ये कि वो जब सामान तैयार करते हैं तो वो वापस भारत में ही बेच सकें। तो हर तरीके से वो भारत से पैसा लेना चाहते थे।
यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी धीरे धीरे, लेकिन उनकी उन्नति बहुत ही धीमी रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित रहा। हमारे देश में जो शुरुआती उद्योग थे वो कौन कौन से थे? सूती वस्त्र उद्योग या पटसन उद्योग, जो कि धीमी गति से चल रहे थे। सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्यमियों के द्वारा ही लगाई गई थीं और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों यानी कि आज का जो महाराष्ट्र गुजरात है वहाँ पर व्यवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है, क्योंकि विदेशियों की तरफ से हमें मशीनें भेजी जाती थीं। यह उद्योग केवल बंगाल तक ही सीमित था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास हो चुका था और उस समय भारत को इनकी आवश्यकता भी थी, लोहे और इस्पात की, अगर हम अपनी कंपनियां शुरू करना चाहते हैं तो। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। ये फुल फॉर्म पूछी जाती है कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। तो हमारे देश में उद्योगों के विकास के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात रही कि 1907 में टिस्को की स्थापना हो गई और भारतीय उद्योगों के लिए लोहे और इस्पात की आपूर्ति होने लगी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी हमारे देश में स्थापित हुए, किंतु भारत की भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। माना कि हमारे देश में लोहा बनने लगा था, लेकिन फिर भी पूंजीगत उद्योगों का अभाव बना रहा। अब ये पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं? ये ऐसे बड़े उद्योग होते हैं जो मशीनें निर्मित करते हैं, ठीक है। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो छोटी छोटी वस्तुओं को बनाने वाली मशीनें निर्मित करते हैं, तो उनका हमारे देश में अभाव था। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग हैं जो उपभोग में काम में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनें और कलपुर्जों का यानी कि संयंत्रों का निर्माण करते हैं। कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, उस समय पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर भी बहुत कम थी। कुल मिलाकर के हमारे देश में उद्योग धंधे धीमी गति से कार्य कर रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश में जो जीडीपी थी, जीडीपी मतलब हमारे एक देश की आय, वो बहुत ही कम हो गई। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत धीमा रहा, यानी कि सरकार का भी इसमें योगदान कम था, क्योंकि सरकार के पास पैसा पहले ही नहीं था। वास्तव में ये क्षेत्र प्राय रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे, ठीक है। अब अगर कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जाए कि औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़ेपन के क्या कारण थे, जैसे हमने कृषि के बताए थे कुछ पॉइंट्स, वैसे ही हमको औद्योगिक क्षेत्र के बताने पड़ेंगे। तो पहला आप बताएंगे कि भारत से जो औद्योगिकरण के दोहरे लाभ लिए जा रहे थे, यानी कि आप ऐसे बता सकते हैं भारत को केवल कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया है ना, और भारत को पक्के माल के लिए बाजार बना दिया गया। बाजार मतलब कि विदेशी जो चीज़ें हैं वो भारत में आकर के बिकेंगी। इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि धीमा आर्थिक विकास, तकनीकी कमी, ऐसे अपने मन से बता सकते हो आप, ठीक है। शोषण की दर अधिक थी, जो ब्रिटिश लोग थे भारतीयों से कम कीमत पर ज़्यादा काम करवाते थे, और भारत में उद्योग धंधे विकसित भी ढंग से नहीं हुए थे। और आप ये कह सकते हैं कि भारत में पूंजीगत उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, इससे भारत की जो जीडीपी है वो भी बहुत कम थी। अब तक हमने इस चैप्टर में 3 पॉइंट देखे हैं और तीनों में ही आपको समस्याएं बतानी है कि 1947 तक क्या क्या समस्याएं थी। पहला जो है हमारा निम्न आर्थिक विकास के कारण, दूसरा है कृषि क्षेत्र यानी कि उसमें गतिहीनता के कारण, और तीसरा आपको बताना है औद्योगिक क्षेत्र में निम्न विकास के कारण या समस्याएं, एक ही बात है। अब हम चौथे क्षेत्र की बात कर रहे हैं भारत के, जिसमें भी हम धीमा विकास बताएंगे, विदेशी व्यापार। देखिए, इसमें प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। क्यों? क्योंकि हम अनेक देशों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते थे, तो हम विदेशी व्यापार करते थे, चाहे उसके बदले पैसा कम मिल रहा हो।
किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये ध्यान से समझिए कि हम अंग्रेज़ों के शोषण की बात कर रहे हैं हर क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम विदेशों के साथ व्यापार करते थे तो विदेशियों के द्वारा हमसे विदेशी व्यापार करने के बदले काफ़ी ज़्यादा टैक्स लिए जाते थे, जैसे कि प्रशुल्क। प्रशुल्क क्या होता है? आयातों पर लगने वाला कर। अगर हम विदेशों से कुछ वस्तुएं मंगवा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा कर देना पड़ेगा, उसे कहा जाता है सीमा शुल्क। और उनकी विदेशी नीति कुछ इस तरह की थी कि भारत को हमेशा उससे नुकसान होता था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत कच्चे माल जैसे कि रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर के रह गया। यानी कि इन चीज़ों के लिए केवल उसको वस्तुएं बनाने के लिए सामान, कच्चा माल भिजवाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने देश में तो मंगा नहीं सकते। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं को और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। भारत निर्यात भी कर रहा है और आयात भी कर रहा है। निर्यात कच्चे माल को कर रहा है, आयात उन चीज़ों का हो रहा है जो चीज़ें भारत में बनाई जा सकती थी, लेकिन हमारे पास मशीन नहीं है, इसलिए हमको मंगानी पड़ रही हैं वो। ठीक है, तो व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात और निर्यात दोनों पर अपना अधिकार बनाए रखा। यानी कि इंग्लैंड ही ये फिक्स करता था कि भारत कितना आयात करेगा और कितना निर्यात करेगा। इसमें भारत की मर्जी नहीं चलती थी। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा और बचा कुचा जो व्यापार होता था वो चीन, श्रीलंका, ईरान इनके साथ होता था। सुएज़ नहर का व्यापार सुएज़ नहर का व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी ज़्यादा सख्त हो गया। जब मार्ग की जो बाधाएं थी अंग्रेज़ों की वह समाप्त हो गई, तो वो आसानी से कंट्रोल कर सकते थे भारत पर। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का आकार रहा। मतलब इसका मतलब ये है कि हम निर्यात जब करते थे तो उसके बदले में हमको बहुत ही ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता था। देश के आंतरिक बाज़ारों में अनाज, आंतरिक बाज़ार मतलब हमारे देश के अंदर अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थीं। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेज़ों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यापार का व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्ध पर खर्च तथा अदृश्य मदें ऐसी खर्चे जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी वो खर्चे करने पड़ते हैं। तो इनके आयात पर खर्च से भारत की संपदा का दोहन हुआ। विदेशी व्यापार वाले में से लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि विदेशी व्यापार की स्थिति खराब इसलिए थी क्योंकि इंग्लैंड का एकाधिकार था हमारी आयात और निर्यात पर। ठीक है, आप इस तरीके से इसको व्याख्या कर सकते हैं कि आयातों का मूल्य हमें सही तरीके से नहीं मिल पाता था, और निर्यातों का मूल्य नहीं मिल पाता था, और आयात के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता था। फिर ये हो जाएगा कि भाई आयात और निर्यात दोनों पर ही इंग्लैंड का एकाधिकार था। फिर आप बता सकते हो कि भारत की जो विदेशी नीति थी वो भारत के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत की विदेशी व्यापार की जो नीति है वो बहुत ही दोषपूर्ण थी। अब हम बात करते हैं जनांकीय परिस्थिति। जनांकीय परिस्थिति का क्या मतलब होता है कि हम उन बातों की बात करेंगे जिनसे हमारे देश की जनसंख्या, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, मृत्यु दर, जन्म दर, इनके बारे में हमें पता चले। तो जैसे कि मैंने कहा था कि निम्न आर्थिक विकास के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो निम्न आर्थिक विकास के बारे में बताएंगे तो जनसंख्या की भी समस्याएं बतानी पड़ेंगी। तो देखिए, इसमें ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत इकट्ठे किए गए। अगर आपसे वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि
सबसे पहले जनांकीय जो आंकड़े कब इकट्ठे किए गए थे 1981 में। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं यानी कि समस्याएं थीं, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत ही स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 से पहले का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। जनांकीय संक्रमण क्या होता है? यानी कि हमारे देश जो मृत्यु दर है वो बहुत ही तेज गति से बढ़ रही थी, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय ना तो भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और ना ही जनसंख्या बढ़ने की दर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। सामाजिक विकास के सूचक मतलब कि हमारे देश में अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो मान लो सबको नौकरी मिल रही तो अच्छी बात है। यह जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन फिर भी सबको खाने को अच्छा मिला तो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं था उस समय। जनसंख्या ज़्यादा थी, साथ में हमारे देश में समाज में गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम थी। सोचिए आप कि उस समय मात्र 16% से कम साक्षरता दर थी और उसमें महिला साक्षरता दर 0 थी, मात्र 7%। जन स्वास्थ्य सेवाएं ये भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाती थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं क्या? शुद्ध पीने का पानी, स्वच्छता, आवश्यक जो फैसिलिटी होती हैं वो नहीं मिल पाती थी, बिजली वगैरह। जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध थी वहाँ बहुत ही कम मात्रा में थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जल और वायु से जो बीमारियां फैलने लगी संक्रमित, वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी। क्योंकि आप ये सोचिए, इतनी सारी जनसंख्या, रहने के लिए जगह कम, गंदगी ज़्यादा, साफ़ सफाई का वातावरण नहीं, पानी की कमी, इससे बीमारियां होने लगी। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उस समय पर हमारे देश में जो मृत्यु दर थी वो ज़्यादा थी और शिशु मृत्यु दर उससे भी ज़्यादा थी। अब आप कहेंगे कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो मृत्यु दर ज़्यादा होने से हमें फ़ायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मृत्यु दर ज़्यादा होने से हम अपने देश की ये कमी बता रहे हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, जो कि किसी देश के लिए नकारात्मक पक्ष बताती है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? हमारे देश में जो जन्म से और 1 वर्ष तक के बीच के बच्चे होते हैं उनके मरने की दर भी बहुत ज़्यादा थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हज़ार हो गई है, लेकिन उस समय कितनी थी? 218। ये बहुत ही ज़्यादा है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो आज ये 72 वर्ष तक है। इसमें 69 लिखा हुआ है, 72 है ये। उस समय कितनी थी? 33 से 44 के बीच में थी। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? किसी भी देश में जीवन जीने की जो औसत आयु होती है, तो जीवन जीने की अगर औसत आयु कम होगी, इसका मतलब क्या है कि लोग कम समय तक जीते हैं, औसतन कम समय तक जीते हैं। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, भोजन खाने के लिए अच्छा नहीं है, गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर नहीं है, तो मरने की दर भी जल्दी होती है। विश्वत आंकड़ों के अभाव में ये कह पाना कठिन था कि उस समय गरीबी का प्रचार करना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और दिशा दोनों ही बदतर होती गई। तो जनांकी की परिस्थिति में आपको क्या क्या बताना है? आपको वो सारी चीज़ें बतानी हैं जो किसी जनसंख्या की विशेषता बता रही हैं। अब यहाँ पर जनसंख्या की विशेषता का मतलब ये नहीं है हम उसकी तारीफ कर रहे हैं भारत की जनसंख्या की। जनसंख्या की विशेषता का मतलब कि उस समय पर हमारी साक्षरता दर की स्थिति क्या थी, ठीक है, जन्म मृत्यु दर की स्थिति क्या थी, शिशु मृत्यु दर की स्थिति क्या थी, जीवन प्रत्याशा किस प्रकार की थी, साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, इसके अलावा लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व, इन सभी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में जनांकीय परिस्थिति भी बहुत ही दयनीय अवस्था में थी। अब हमने क्या किया, अब तक कुल मिलाकर के 4 क्षेत्र किए हैं अर्थव्यवस्था के, और उन चारों ही क्षेत्रों में हम ये बता रहे हैं कि भारत की जो स्थिति थी 1947 तक के समय की, वो बहुत ही पिछड़ी हुई मानी जाती है, दयनीय मानी जाती है। ठीक है, पहला क्षेत्र क्या था हमारा, निम्न आर्थिक विकास। दूसरा कृषि क्षेत्र की हम गतिहीनता के बारे में बात कर रहे थे।
तीसरा, निम्न और दयनीय औद्योगिक विकास के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे थे कि उद्योगों में इतनी तरक्की क्यों नहीं हो पाई। और चौथा, हम जनांकीय परिस्थिति के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे देश में जो जनसंख्या की विशेषता बताने वाले आंकड़े हैं, घटक हैं, तत्व हैं, उनकी स्थिति क्या थी। ठीक है, अगली वीडियो में हम व्यावसायिक संरचना और आधारिक संरचना इन दोनों के बारे में देखेंगे और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे चैप्टर आपके लिंक वाइज हैं, यानी कि आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा, 1947 तक भारत की स्थिति क्या थी। सेकंड, इसके बाद वाले सेकंड चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे कि 1947 के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हमने की जिससे भारत की जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन इस चैप्टर में आपको क्या करना है, उन सभी कमियों या समस्याओं के बारे में ही बताना है। वापस से रिपीट करती हूँ, कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों के बारे में हम बताएंगे और इसमें से 6 में से हम 4 क्षेत्र अभी कर चुके हैं 2 वीडियो के अंदर। कल इस चैप्टर का तीसरा वीडियो आ जाएगा। आप जब तक इसे नोट्स वाइज कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है।